जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल अध्ययन फॉर एनी एग्जाम में। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि किस तरीके से दक्षिण भारत में शिवाजी महाराज द्वारा एक के बाद एक किलों को विजित कर एक विशाल मराठा साम्राज्य की नींव डाली जाती है, यानी स्थापना की जाती है। अब किसी भी साम्राज्य को चलाने के लिए एक प्रशासन की आवश्यकता होती है, तो आज हम पढ़ेंगे मराठा साम्राज्य की प्रशासन व्यवस्था। मराठा साम्राज्य था, जो उसका मंत्रिमंडल था, हम उसको अष्टप्रधान कहते थे, यानी जो उसकी प्रशासनिक देखरेख थी वो इसी अष्टप्रधान के अंतर्गत आती थी। इसके अंतर्गत पेशवा पेशवा एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण पद था। संपूर्ण राज्य के शासन की यह देखभाल करता था। आगे जाके कालांतर में पेशवा इतने शक्तिशाली हो जाते हैं, जिनको हम अगली वीडियोज़ में पढ़ेंगे कि किस तरीके से पेशवाओं का काल आता है। इसके बाद थे अमात्य। यह आय व्यय का जो लेखा जोखा था वो अमात्य के अंतर्गत आता था। सुमंत यानी जो विदेश मंत्री होते थे। चिटनीस पत्राचार विभाग होता था। चिटनीस ये कई बार पूछ लेता है कि चिटनीस किससे रिलेटिव है क्वेश्चन, तो पत्राचार विभाग। सेनापति या सरी ए नौबत, जैसा कि नाम से पता चल रहा है सेना की बात हो रही होगी, तो सेनापति जो होता था वो सैन्य प्रधान होता था। इसके बाद न्यायाधीश, इसका भी नाम से पता चल रहा है, यानी न्याय विभाग का प्रधान। पंडित राव, यानी राज्य में जितने भी धार्मिक कार्य होते थे वो पंडित राव कराते थे, और यह राजा का मुख्य सलाहकार भी होता था। इसके बाद बकाया निवेश, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ लिया गया है कि बकाया निवेश किससे रिलेटिव है, तो गुप्तचर या सूचना विभाग, उसको बकाया निवेश कहते थे। और मराठों की जो सेना थी उसको 3 भागों में बांट रखा था। एक थी पागा सेना, यानी जिसमें नियमित घुड़सवार होते थे। एक थी शिलेदार, जिसमें अस्थायी घुड़सवार होते थे, यानी वो घुड़सवार और पैदल सेना दोनों में समय के हिसाब से काम कर लेते थे। तीसरी थी पैदल सेना। दरबार में मराठी का भाषा के रूप में प्रयोग होता था, यानी जो दरबार में भाषा यूज होती थी वो मराठी थी। अब इनकी जो भू राजस्व व्यवस्था थी, इन्होंने सबसे पहले जो उनका क्षेत्र था उसको 2 प्रकार के क्षेत्र होते थे। एक होता था स्वराज और दूसरा होता था भुक्तई, यानी मुल्क ए कदीम। स्वराज यानी स्वराज वह क्षेत्र होता था जो प्रत्यक्ष रूप से मराठों के नियंत्रण में होता था, और मुक्तई वह क्षेत्र होता था जिसमें से वे चौथ व सरदेशमुखी वसूला करते थे। अब इनके समय पर 2 प्रकार की टैक्स व्यवस्था थी, यानी जो टैक्स लिए जाते थे, एक था चौथ और दूसरा था सरदेशमुखी। चौथ भू राजस्व का 1/4 हिस्सा होता था, जो मराठा के उस क्षेत्र पर आक्रमण नहीं करने के लिए दिया जाता था, यानी मराठे जिस क्षेत्र पर आक्रमण नहीं करने की बोलते थे उस क्षेत्र से वो चौथ लेते थे। और सरदेशमुखी ये 10% का अतिरिक्त अधिकार था, जो उस क्षेत्र से लिया जाता था, जो होता तो मुगलों के अधीन था, पर मराठा उस पर अपना दावा ठोकते थे। जो मुगलों के अधीन था और मराठा अपने दावा ठोकते थे। अब जो शिवाजी महाराज की जो कर व्यवस्था थी वो मलिक अंबर की कर व्यवस्था पर आधारित थी। मलिक अंबर एक इथोपिया का रहने वाला एक गुलाम था, जो अहमदनगर में रीजेंट के तौर पर काम करता था। उसने टैक्सों के लिए व्यवस्था जो बना रखी थी उसी को फॉलो किया था शिवाजी महाराज की। अब शिवाजी महाराज के समय में जो क्षेत्र को नापा जाता था, पहले रस्सी के माध्यम से नापा जाता था, लेकिन इस समय काठी या मानक छड़ी का प्रयोग किया गया था। शिवाजी महाराज की एक बात छूटी थी। शिवाजी महाराज हमारे जो नौसेना के पिता भी कहा जाता है जिनको, इन्होंने सबसे प्रथम नौसैनिक जो बेड़ा था वो कोलाब में स्थापित किया था। और जो ये पेपर में ये भी पूछ लिया था कि चौथ वसूलने वाले अधिकारी को क्या कहते थे, तो जो चौथ वसूलने वाला अधिकारी था वो था काम्फिसदार, और जो सरदेशमुखी वसूलने वाला अधिकारी था वो था गुमास्ता। धन्यवाद। अगली वीडियो में देखेंगे हम शिवाजी महाराज का उत्तराधिकारी।